हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऑल टुगेदर नया चैप्टर। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है फॉर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, दैट इज़ फॉर सीए फाइनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट लॉस का एक पूरी सीरीज, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपका ये चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशंस। अगर आप आपका पूरा सिलेबस देखेंगे फाइनल लेवल पर इस पूरे सब्जेक्ट का, तो कंपनी लॉ पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट सिक्योरिटी लॉ है और तीसरा पार्ट इकोनॉमिक लॉज है। इकोनॉमिक लॉज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ के लिए, कंपनी लॉ के लिए। कंपनी लॉ के अंदर बात करेंगे कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट और अमलगमेशंस के। नाउ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये अरेंजमेंट जो आप बोल रहे हैं, आखिरकार ये अरेंजमेंट टर्म का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर 230 से शुरुआत होती है, तो सेक्शन नंबर 230 में प्रोसेस दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट करना चाहते हैं विथ क्रेडिटर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो उसका प्रोसेस फ्लो क्या होता है और उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें या प्रोसीजरल चीज़ें जो फॉलो करनी होती है वो क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 230 के साथ में प्रोसेस फ्लो फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशंस, ये तीन चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, तीन टर्म्स हैं इंडिविजुअली जिनको हमें यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहला टर्म ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइजेस है, राइट, दूसरा है अरेंजमेंट और तीसरा है अमलगमेशन। नाउ इन तीनों ही टर्म्स में क्या कुछ सिमिलैरिटीज है या तीनों की डेफिनेशंस अलग अलग है। तो हम वन बाय वन जैसे जैसे हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे, हम तीनों के मतलब भी देखते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ रही है, दैट इज अरेंजमेंट्स। नाउ टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अरेंजमेंट्स। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा इस पूरे चैप्टर के बारे में। सो कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशंस, ऑब्वियसली ये आपका चैप्टर है। सेक्शन 230 टू 240 ये पूरा डिटेल में हमको यहाँ पर देखना होगा। टोटल 10 सेक्शन है। आपको कैसे याद रहेंगे? जब भी चैप्टर के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्शन नंबर स्ट्राइक होना चाहिए। सेक्शन नंबर स्ट्राइक होने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सीरीज याद रहे, राइट। तो अब देखिए, अमलगमेशन आप सीए फाइनल में है, ऑब्वियसली आप समझते हैं इस बात को। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर एक और से ज़्यादा यानी कि दो कंपनीज़ की हमको यहाँ पर ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों आपस में मिल रही है, मर्जर होता है, राइट, इन दोनों के बीच में एक कंपनी दूसरे कंपनी को अगर एक्वायर कर रही है तो वो भी एक तरीके का अरेंजमेंट है। एक कंपनी दूसरे कंपनी के कुछ शेयर्स को, वोटिंग राइट्स को परचेज कर रही है तो वो भी एक तरीके का अरेंजमेंट है, राइट। दोनों कंपनीज मिलकर अगर कोई थर्ड कंपनी फॉर्म कर रही है तो वो अमलगमेशन है। नाउ ये मैंने कंप्लीट डेफिनेशंस आपको नहीं बोली है, बिकॉज आपको वो डेफिनेशन ऑलरेडी आप सीए फाइनल में है तो पढ़ के आ चुके हैं। बट यहाँ पर अमलगमेशन कहिए या फिर साथ में आप कहिए अरेंजमेंट किसी भी तरीके का, या फिर कॉम्प्रोमाइज, ये आखिरकार हो किसके साथ में रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू एड्रेस इज विथ whom। तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर कंपनी तो फोकस में रहने वाली है, बट कंपनी किसके साथ में अरेंजमेंट कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ये हमें समझना जरूरी है कि ये लोग कौन है। अब देखिए, कंपनी के जो क्रेडिटर्स होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, क्रेडिटर कौन है? कंपनी को जिनको पैसे देना है, राइट, क्रेडिटर है। तो कंपनी की लायबिलिटी है उन लोगों को पैसे देना। अब अगर कंपनी पैसे नहीं दे पा रही है तो क्रेडिटर क्या बोलेगा? बॉस कॉम्प्रोमाइज करो यार, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको। या तो आप हमारा जितना भी क्रेडिटर का हमारा वैल्यू है, आप उसके बदले में हमको इक्विटी शेयर्स दे दो, या तो जो हमारा अमाउंट है आप उसको वन टाइम सेटलमेंट के अंदर ले आओ। वॉट एवर मे बी द रीजन, आप कोई भी तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहली पार्टी जो हो सकती है वो होता है कंपनी यहाँ पर अरेंजमेंट कॉम्प्रोमाइज करेगी क्रेडिटर्स के साथ में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेक्शन नंबर 230 जो हम आगे देखने वाले हैं, सबसे पहला सेक्शन है, वहां पर C/A, हम पूरे जगह CA बोलने वाले हैं इस चैप्टर में। जब भी मैं CA बोलूंगा उसका मतलब क्या है? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट है ना कि अमलगमेशन है, ठीक है। हम अमलगमेशन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, अमलगमेशन आगे वाले सेक्शंस में आने वाला है। तो किसी भी तरीके का अरेंजमेंट होगा, यार व्यवस्था करवा दो, यार कुछ तो जुगाड़ करवा दो, राइट। ऐसी जो थिंकिंग है अरेंज करवाने की, कॉम्प्रोमाइज करवाने की, वो यहाँ पर कंपनी के साथ में नहीं हो रही है, कंपनी टू कंपनी नहीं हो रही है, ये कंपनी अपने क्रेडिटर्स या फिर कंपनी अपने मेंबर्स के साथ में ये अरेंजमेंट करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ड्यू है, पेबल है, या जो मेंबर्स के लिए अमाउंट है, या मेंबर्स का जो प्रॉफिट है जो आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने एड्रेस किया कि विथ हूम, ये जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट आप कर रहे हैं ये किसके साथ में हो रहा है, ठीक है। सर ये सीरीज हम कैसे याद रखें, 230 240 आपने हमको बोला है। देखिए जब भी आपको अमलगमेशन याद आता है, कॉम्प्रोमाइज याद आता है, मर्जर याद आता है, तो 2 से 3 और 3 से 4 यहाँ पर कंपनीज बड़ी बड़ी होती जाती है, राइट। यहाँ पर 2 से 2 ज़्यादा कंपनी साथ में आ रही है ना, तो इंक्रीज हो रही है। तो 2 से 3, 3 से 4, तो आपको याद रहेगा 230 टू 240 ये पूरी सीरीज है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी सेक्शंस को, ठीक है। नाउ क्या देख लिया, सेक्शन की सीरीज क्या है वो देख लिया। सेक्शन की सीरीज के बाद में हमने ये देख लिया कि कंपनी किसके साथ में ये कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट्स करने वाली है, क्रेडिटर और मेंबर के साथ में, ठीक है। अब जैसे कि टाइटल में मैंने आपको सबसे पहले बोला कि हम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो वो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स को समझते हैं। देखिए सो दोस्तों अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है टाइप्स की, हम यहाँ पर समझने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट्स के यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट। सो कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट्स के लिए हमारे पास में जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 230। अगर आप उसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा प्रोसेस फ्लो फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स, ठीक है। उसके लिए मेरे पास में एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आपको पूरा प्रोसेस फ्लो यहाँ पर याद हो जाएगा। आपको 2-3 पेज यहाँ पर पढ़ने नहीं पड़ेंगे जो आपके मॉड्यूल में यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। बट उससे पहले हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ अमलगमेशंस यहाँ पर डिस्कस करना है। अरेंजमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ था बट अमलगमेशन है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन देखेंगे, अमलगमेशन का मीनिंग देखना भी जरूरी है ना। सर अमलगमेशन पहले क्यों देख रहे हैं, मॉड्यूल में यही फ्लो दिया गया है तो हम उसको यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स को समझ के साइड में रखेंगे, फिर हम डायरेक्टली बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बेसिक सी बात है कि एक होती है ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, और एक होती है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कौन होता है, जो यहां पर सब कुछ ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहा है। जो अपनी पूरी असेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देता है दूसरी कंपनी को, उसे हम ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं। और जिसको वो यहां पर ट्रांसफर करता है उसे हम ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफरर कंपनी यहां पर एक तरीके से चीजें देता है, बेचता है, और ट्रांसफरी कंपनी यहाँ पर उन चीज़ों को यहाँ पर खरीदती है। तो सर एक तो वर्ड यहाँ पर परचेज भी आ रहा है, तो क्या सर एक तरीके से ये परचेज भी हो रहा है क्या? यस, परचेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज भी हो रहा है। बट यहाँ पर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में अलग अलग रेशियो का अलग अलग तरीके से यहाँ पर अमलगमेशन हो जाता है, हो सकता है। अमलगमेट होना यानी कि दो लोगों का मिलना, बराबर है। सर अगर आप बात करेंगे मर्जर की, तो मर्जर मतलब ही तो सर यही होता है दो कंपनीज का मिलना, राइट। तो सर ये क्या डिफरेंस हुआ वो भी तो जरा समझाइए, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मर्जर और अमलगमेशन का आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम इस डिफरेंस की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम ये टाइप्स ऑफ अमलगमेशन की बात है, ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमलगमेशन की, आप बात करिए, ठीक है, और साथ में आप बात कीजिए कि मर्जर क्या होता है। चलिए तो दोनों को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अमलगमेशन अपने आप में एक ऐसी टर्म है जहाँ पर एक बड़ा प्लेयर एक छोटे प्लेयर को अक्वायर करता है, ठीक है, तो वो अमलगमेशन बोलने में आता है। ऐसा प्लेयर जिसके फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा है, ऐसा प्लेयर जो फाइनेंशियली ज़्यादा वायबल है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक छोटे प्लेयर को यहाँ पर अक्वायर करता है। क्यों करता है? दोनों का सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है, तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो छोटे प्लेयर को वो अक्वायर कर लेता है, तो छोटी कंपनी उसके अंदर अमलगमेट हो जाती है, ठीक है। पर मर्जर में क्या होता है, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2 साथ में आती है और दोनों मिलकर कंपनी नंबर 3 बनाती है, यानी कि ये एक मर्जर में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर न्यू एंटिटी क्रिएट होती है मर्जर में, राइट, ये बात आप समझ चुके होंगे। और यहां पर कोई भी नई एंटिटी क्रिएट नहीं होती है अमलगमेशन के अंदर। बट अब दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूं, ठीक है, वो क्या होता है, यहां पर अगर आप बात करेंगे अमलगमेशन की, तो अमलगमेशन के अंदर
दो टाइप्स आते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दिया मर्जर और अमलगमेशन के बीच में डिफरेंस। यहां पर अमलगमेशन के जो हमारा मेन टॉपिक है, हम भटके ना इसलिए मैं आपको उस पर ला रहा हूं कि एक होता है हकीकत वाला यानी कि जेन्युइन अमलगमेशन हम जिसे बोलते हैं, वो यहां पर पहली कैटेगरी होती है। और दूसरी कैटेगरी होती है परचेज करने की कैटेगरी। ठीक है, कि सामने वाले बंदे को खरीद लिया हमने और बस खरीदा है हमने, ठीक है, हमने और भी कुछ यहां पर ज्यादा नहीं किया है। जेन्युइन अमलगमेशन क्या होगा? जेन्युइन अमलगमेशन ये होगा शेयर होल्डर्स प्लस बिजनेस प्लस असेट्स एंड लाइबिलिटीज। और परचेज में सिर्फ होगा असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब जरा देखिएगा ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए जेन्युइन यानी कि जो सबसे पहली कैटेगरी है वो होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर, जिसे हम बोलते हैं कि ये जेन्युइन अपने आप में एक अमलगमेशन होता है। यहां पर सिर्फ असेट्स एंड लाइबिलिटीज को ही यहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ में शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको भी ट्रांसफर किया जाता है और उसके साथ में जो बिजनेस है वो भी यहां पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होगा? यहां पर सिर्फ परचेज किया गया है। ठीक है, यहां बिजनेस नहीं रहेगा पुरानी वाली कंपनी का। यहां पर जो पुराने शेयर होल्डर्स है वो अब यहां पर शेयर होल्डर नहीं बचेंगे। यहां पर सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज को यहां पर ले लिया जाता है, बस दैट्स इट। सो यहां पर इन द नेचर ऑफ परचेज अमलगमेशन होता तो है, बट इतना स्ट्रॉन्ग अमलगमेशन नहीं है। मर्जर जितना अमलगमेशन नहीं है। मर्जर में क्या हो रहा है? हकीकत में जेन्युइन दोनों कंपनीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज तो ले रही है, बिजनेस भी कंटिन्यू कर रही है एक दूसरे का, साथ में शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी कंटिन्यू हो रहा है। बट यहां पर इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होगा? पुराने शेयर होल्डर्स को बोला जाता है कि आप जाइए, आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, आप यहां से जा सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो। हम सिर्फ असेट्स एंड लाइबिलिटीज यहां पर लेके आ रहे हैं, बिजनेस यहां पर कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है नेचर ऑफ मर्जर में? अगर मर्जर का नेचर का अमलगमेशन हो रहा है तो उसे बोला जाता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब जेन्युइन ना, शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसको पुल करके आगे नई कंपनी में भी ले जाया जा रहा है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। बट परचेज मेथड में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है, शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट पूल होकर खींचकर नई कंपनीज में लाया जाता है तो वो हमेशा मर्जर का होगा। तो जब भी आपको मर्जर वर्ड दिखे, आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उसको यहां पर लिंक करना। और परचेज के लिए परचेज मेथड तो है ही सही। अब ये मेथड किसके लिए? ये अकाउंटिंग के लिए मेथड्स बनाए गए हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इनको भी हम यहां पर समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मेथड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मर्जर की बात तो हो गई है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कि इस मेथड में क्या होता है? कुछ नहीं, जितने भी ओल्ड, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स है, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी थी उसके जो ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको बोला जाता है कि आपको उसी प्रपोर्शन में नई जो कंपनी है यानी कि ट्रांसफरी जो कंपनी है उसमें भी आपको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, या फिर जितने अमाउंट का वैल्यू का आप यहाँ पर शेयर्स कंसिडर करते थे, कंसिडरेशन के साथ में आप होल्ड करते थे, उतना ही कंसिडरेशन थ्रू इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इन दिस कंपनी आपको मिल जाएगा। अच्छा, क्या सभी शेयर होल्डर्स ट्रांसफर हो जाते हैं? 90% ऑफ द वैल्यू जो होल्ड करते हैं वो शेयर होल्डर्स यहाँ पर ट्रांसफर होकर इस कंपनी के अंदर आ जाते हैं। 0.5%, 0.10%, 1%, 1.5%, ऐसे छोटे 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 शेयर होल्डर्स जो है उनको यहाँ पर इतना मौका नहीं दिया जाता जहाँ पर बड़े शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सो यहाँ पर क्या हो गया? बिजनेस तो ट्रांसफर होता है, पूलिंग ऑफ शेयर होल्डर इंटरेस्ट हो रहा है, कंसिडरेशन इस तरीके से मिलता है, असेट लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होती है, और यहाँ पर जो नई कंपनी है उसके अंदर यहाँ पर सारा काम होता है। परचेज मेथड में क्या हो रहा है कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज गायब होगी, ठीक है, जैसे शेयर होल्डर इंटरेस्ट यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नेचर ऑफ अमलगमेशन हो रहा है? अगर शेयर होल्डर इंटरेस्ट नहीं है या फिर बिजनेस यहां पर कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि यार वन ऑफ द यहां पर पॉइंट या फैक्टर्स मिसिंग है, तो ये परचेज ही होगा, क्योंकि ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा परचेज मेथड और हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड विथ टू टाइप्स ऑफ अमलगमेशन जो हमने देखा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है जहां पर हमने मेथड्स और टाइप्स दोनों यहाँ पर समझ लिए हैं। अब टाइम आता है हमें स्टार्ट करना है हमारा जो मेन टॉपिक है जिसका नाम है प्रोसेस फ्लो फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सेक्शन नंबर 230 से शुरुआत होगी। अब 230 से आगे हम जाएंगे 240 तक। हमको यहां पर डिस्कशन क्या करना है? इसी के बारे में। कॉम्प्रोमाइज है, अरेंजमेंट है, अमलगमेशन है,
मर्जर है, या फिर सर कुछ स्मॉल कंपनीज आएगी, ठीक है, कुछ डिफरेंट कंपनीज आएगी जिनके लिए फास्ट ट्रैक यहां पर एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, वो भी हमको समझना होगा। सर एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है क्या, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यस, टेक ओवर से रिलेटेड भी प्रोसीजर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इतनी सब चीजें हमको सेक्शन 230 से 240 तक 11 सेक्शंस में हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 230 के बारे में। चलिए अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, वो स्टोरी सुनाऊंगा और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कितना यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी के कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मैंने यहां पर आपके लिए नोट्स बनाए हैं जो आपके मॉड्यूल से लिए गए हैं या फिर मॉड्यूल में जो दिए गए हैं उसी तरीके से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। आप जरा हेडिंग पढ़िए, पावर टू कॉम्प्रोमाइज और टू मेक अरेंजमेंट्स विथ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, सेक्शन 230, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था ना कि सर हम किसके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किसके साथ में हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसका आंसर इस हेडिंग के अंदर आ चुका है। सेक्शन नंबर 230 सबसे पहले बोल रहा है कि ये अरेंजमेंट जो आप कर रहे हैं और जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये जो किसके पास में है पावर, ये पावर किसके पास में है, क्रेडिटर और मेंबर के साथ में अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने का पावर किसके पास में है। ये सेक्शन नंबर 230 हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। मतलब ये बात तो हमको समझ में आ गई कि पार्टीज यहाँ पर क्रेडिटर और मेंबर ये दोनों यहां पर हो सकते हैं, बराबर। इन दोनों को हमें यहां पर डिस्कस करना होगा। अब सेक्शन नंबर 230 में अगर आप देखेंगे सबसेक्शन नंबर 1 से शुरुआत की जाएगी, सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 3 एंड सो ऑन, आगे तक जाते जाते आपको यहाँ पर टोटल 12 सब सेक्शंस हैं, जिसमें मैंने आपको सिर्फ 9 तक यहाँ पर इंक्लूड किया है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक 9 तक हम डिस्कशन करने वाले हैं सारे सब सेक्शंस जो रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 230 है, उसके सबसेक्शन नंबर 1 से सबसेक्शन 9 तक हम डिस्कस करेंगे। अब बात क्या है कि सर इतने सारे बुलेट पॉइंट्स है, क्या हमें सब कुछ याद करना होगा? बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, इतनी सी स्टोरी अगर आप मेरी सुन लेंगे तो यहाँ पर कमाल हो जाएगा, ठीक है। अब कमाल की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। CCML आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बराबर है। CCML को अगर आप पढ़ेंगे हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं कमाल, ठीक है। सर क्या हिंदी पढ़ा रहे हो आप हमको, बिल्कुल। जरा देखिए, C, और L। अब C stands for what? C stands for company, another C stands for creditor, M stands for member and L stands for liquidator, ठीक है। सर ये क्या है? तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? प्रोसेस देखने वाले हैं। प्रोसेस क्या है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करने के लिए एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी ना बाबू। तो एप्लीकेशन जब आपको देनी है तो एप्लीकेशन कौन देगा? तो उन्होंने कहा 4 लोग दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? यहाँ पर कंपनी भी दे सकती है, क्रेडिटर भी दे सकता है, मेंबर भी दे सकता है और लिक्विडेटर भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए चारों लोग यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। बस अभी रुक जाइए, हम प्रोसीजर में नहीं जा रहे, हम स्टोरी सुन रहे हैं। तो क्या है कि कमाल हो जाएगा आपकी लाइफ में, कमाल हो जाएगा आपकी लाइफ में अगर आप एप्लीकेशन भर देंगे सीए के लिए। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बॉस। अगर आप सीए के लिए एप्लीकेशन भर देते हैं तो कमाल हो जाएगा। क्यों भैया? मैं एक बंदे को बोल रहा था, बच्चे को बोल रहा था, 12th में 75% आए थे उसके। 75%, मैंने कहा अच्छे परसेंटेज है, 75 नॉट बैड। आप एप्लीकेशन भर दीजिए सीए की, आपके लाइफ में कमाल हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ 90% गारंटी देता हूँ। सर 10% की गारंटी क्यों छोड़ दी आपने? 10% की गारंटी इसलिए छोड़ दी कि मेहनत नहीं करोगे तो फेल ही होगे ना। तो वैसे तो सीए आपकी जिंदगी बना देगा, ठीक है भैया। सो हमने यहाँ पर गारंटी दे दी 90% की कि यार 75% आपके आए हैं और आप एप्लीकेशन भर दो सीए की, कमाल हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो हुआ क्या? कुछ नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु से यहाँ पर उस बच्चे ने कोचिंग ली, ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु ने आपको यहाँ पर क्लासेस कहाँ पढ़वाई? तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर बैठते हैं एनएम कॉलेज के पास वाले मैकडॉनल्ड्स में, ठीक है। और वहाँ तक हमने बैठकर देर तक हमने, यानी कि DER, देर तक हमने यहाँ पर पढ़ाई करी। हम सीए की कॉपीज़ भरते गए, यानी कि ऐड होती गई, ठीक है। कॉपीज़ ही ऐड हो रही थी। पूरी की पूरी वेबसाइट, जितना फ्री कंटेंट था वो सब हमने चार्ट लिया, याद कर लिया, नोट्स बना लिया और हमने महीनों तक बहुत मेहनत करी। बट आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, रिजल्ट आखिरकार हुआ क्या? बट फेल। यानी कि रिजल्ट ये हुआ कि वो फेल हो गया। अब जरा स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। फेल हुआ क्यों? क्योंकि 10 से 5% का तो यहाँ पर गैप था ही सही।
हमने आपको कहा था कि 90% हम आपको गारंटी देते हैं, बट यहाँ पर 10% है फेल होने के अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो। सो 10% से 5% का यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी हमने उठाया कि यार ये बिल्कुल गलत है, हमने महीनों तक यहाँ पर स्टडी करी है और 5% तो यहाँ पर गैप था ही सही। तो 10% से 5% का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया। आखिरकार हुआ क्या, लास्ट में भीड़ इकट्ठी हुई इंस्टीट्यूट के बाहर, ठीक है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जब यहाँ पर इतने सारे पेपर्स रॉन्ग चेक हुए तो इंस्टीट्यूट के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरीके कुछ भीड़ इकट्ठी हुई। अब भीड़ का यहाँ पर मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, भीड़ में कौन कौन आता है। देखिए आगे ये तो स्टोरी चल रहा है, जब मैं आपको आगे फुल फॉर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे सबसेक्शंस तो आपको समझ में आएगा कि भीड़ में कौन कौन इंक्लूड होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हुआ क्या, कुछ नहीं, 30 दिन निकल चुके हैं, नथिंग हैपेंड। ये पूरी स्टोरी में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 डेज हैव बीन पास्ड और कुछ भी नहीं हुआ है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठाया 10 से 5% का हमने यहाँ पर कि हमें आपने हमको फेल कैसे किया, ठीक है। फाइनली एक दिन हुआ, मीटिंग हुई इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। मीटिंग वहां पर होने के बाद में सब लोगों ने बैठकर वहां पर डिसाइड किया और फाइनली मुझे सीए की यहाँ पर डिग्री दे दी, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही मुझे यहाँ पर डिग्री दे दी, ऐसे के लिए मैंने ए और एस लिखा है जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली मुझे यहाँ पर सीए का सर्टिफिकेट मिल गया, ओके। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन देने से कमाल सीसीएमएल तक हमने यहाँ पर देख लिया है, 75%, 90%। अब जो जो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है वो क्या है, देखिए ट्रिक वर्ड क्या है, सीसीएमएल आपको याद रखना है, 75% आपको याद रखना है जिसे आप 3/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 90% आपको याद रखना है अप्रूवल के लिए, आपको DER का फुल फॉर्म याद रखना है, आपको NM का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखना है, जो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएगी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का एड मैंने यहाँ पर यूज किया है, वेबसाइट फ्री कंटेंट आपको याद रखना है। 10% से 5%, आखिरकार ये क्या है, तो जिन लोगों को ऑब्जेक्शन लेना है उनके पास में मिनिमम इतना कुछ होना चाहिए, वो क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पर भीड़ का मीनिंग आपको देखना है, क्राउड का मीनिंग में, क्राउड में यहाँ पर कौन कौन आता है, ठीक है। और एट लास्ट AS का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टोरी आपने आई थिंक आपने रजिस्टर कर ली होगी। अब आइए हम यहाँ पर आते हैं आपके मेन कंटेंट के ऊपर जो आपके सिलेबस के अंदर है, और जरा मजे से आप एकदम पढ़िए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी गई है, क्योंकि सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड होने वाली है। ऑलरेडी सेक्शन 230 में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या थी, एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन सबमिट कौन करेगा, तो उन्होंने बोला पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। पहली बात तो बराबर है, ट्रिब्यूनल के पास में पावर है, ट्रिब्यूनल हमारा यहाँ पर भगवान है, तो ट्रिब्यूनल को सबसे ऊपर रख दो कि ट्रिब्यूनल के पास में पावर है क्या, कि वो एप्लीकेशन रिसीव कर सकता है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बाय whom, यही तो क्वेश्चन चल रहा है सर। उसका क्वेश्चन हम आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं, CCML यहां पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बट सबसे पहला क्वेश्चन जरा ऊपर आइए, जो हमने इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझा था, विथ whom, यानी कि आप ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी से कौन परेशान है, ये एप्लीकेशन कौन देना चाहता है। तो हमने बोला था कि यार या तो क्रेडिटर्स होंगे, यानी कि कंपनी को जिन लोगों को पैसे देना है वो क्रेडिटर्स परेशान हो गए, कंपनी पैसे नहीं दे रही तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करो यार, राइट। तो क्रेडिटर्स पहले यहां पर लोग हो सकते हैं, और दूसरा कंपनी के खुद के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो भी जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए। तो जरा देखते हैं अरेंजमेंट किन किन लोगों के बीच में हो सकता है। सो वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड बिटवीन, दो सिचुएशन हो सकती है, 1 कंपनी एंड क्रेडिटर, सेकंड कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, राइट। तो या तो कंपनी और क्रेडिटर के बीच में अरेंजमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी और मेंबर्स के बीच में अरेंजमेंट हो रहा है, और उसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है ट्रिब्यूनल के पास में। तो ट्रिब्यूनल यहां पर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द CCML लिख दिया उन्होंने, CCML ने यहां पर एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। तो यहां पर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा देखो बॉस XYZ कंपनी है, उसको जाके बोलेगा कि मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, आपके क्रेडिटर्स ने एक एप्लीकेशन दी है, तो मैं यहाँ पर एक मीटिंग का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मीटिंग होगी, तो मीटिंग किसकी होगी, अगर क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन दी है तो क्रेडिटर्स की होगी, अगर मेंबर्स ने दी है तो मेंबर्स की देगी, एज द केस में बी। तो सबसेक्शन नंबर 1 तो यही बोल रहा है एप्लीकेशन बाय CCML। क्या स्टोरी में कवर हो चुका है, कमाल हो जाएगा, एप्लीकेशन CA की भर दोगे तो, ठीक है। तो CA के लिए एप्लीकेशन CCML भरता है और ट्रिब्यूनल वहां पर ऑर्डर देता है मीटिंग के लिए। सबसेक्शन नंबर 2, क्या एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है क्या,
अरे एप्लीकेशन आप दे रहे हो, उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको, एफिडेविट भी देना पड़ेगा ना आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी पड़ेगी जहां पर ट्रिब्यूनल आपसे मांगने वाला है। तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पर बात चल रही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डिस्क्लोजर एक एप्लीकेंट को देना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से एफिडेविट उसे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिस्क्लोजर देखिए किसको देना पड़ेगा, द कंपनी और एनी अदर पर्सन। उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है एनी अदर पर्सन क्यों लिखा है, उन्होंने यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कंपनी के साथ में एक क्रेडिटर भी भर सकता है एप्लीकेशन, एक मेंबर भी भर सकता है और लिक्विडेटर भी भर सकता है। तो कोई भी है, चाहे कंपनी है चाहे कोई अदर पर्सन है, बाय हुम एन एप्लीकेशन इज मेड, उसको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा टू द ट्रिब्यूनल। अब वो डिस्क्लोजर क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सारे मटेरियल फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे। मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे मतलब कि आप बताइए कि जो कंपनी है उससे रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन। आप बोल रहे ना ये कंपनी प्रॉब्लम दे रही है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, लेटेस्ट लास्ट ईयर की बताओ या उसी प्रीवियस ईयर की बताइए। उसका जो लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट है जरा वो भी बताइए। कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपको मटेरियल फैक्ट्स का। तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले। ओके, एफिडेविट जा रहा है, उसके अंदर क्या बता रहे हैं आप, सारे मटेरियल फैक्ट्स, एमएफ। ठीक है, और अगर कोई यहाँ पर शेयर कैपिटल में रिडक्शन हुआ है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर कंपनी ने हाल ही में या फिर कुछ टाइम पहले अगर शेयर कैपिटल में कुछ रिडक्शन किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि लास्ट ईयर में शेयर कैपिटल कंपनी कम कर चुकी है। सो मटेरियल फैक्ट्स के साथ में शेयर कैपिटल का रिडक्शन भी आपको वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो और क्या आपको साथ में देना पड़ेगा, एनी स्कीम ऑफ सीडीआर, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो जब कंपनीज के पास में बहुत सारा डेट हो जाता है तो उन डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाता है, तो उसकी सीडीआर की स्कीम निकाली जाती है, राइट। अब ऐसी सीडीआर की स्कीम को अगर यहाँ पर अप्लाई करना है कंपनी को तो उसको अपने क्रेडिटर के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में तो ऑब्वियसली जब तक क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हाँ नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो क्या कोई ऐसी सीडीआर की स्कीम थी जो 75% और अबव क्रेडिटर्स ऑलरेडी हाँ कर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, एनी स्कीम ऑफ सीडीआर कंसेंटेड टू बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू। मतलब सर अगर आप ये कहना चाह रहे हैं किसी कंपनी के पास में अगर 10 करोड़ के एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो मिनिमम 75% या उससे ज्यादा, यानी कि जब तक 7.5 करोड़ की वैल्यू वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर इस स्कीम के लिए हाँ नहीं कर देते हैं तब तक वो स्कीम यहाँ पर पास नहीं होगी। हमारा फोकस सीडीआर के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस ये है कि क्या ऐसी सीडीआर स्कीम पास हुई है क्या। अगर हुई है तो उस एफिडेविट के साथ में आपको ये तो बताना ही है कि शेयर कैपिटल का रिडक्शन है कि नहीं, बट साथ में आपको सीडीआर 75% ऑफ सिक्योर क्रेडिटर के साथ में पास हुई स्कीम को भी आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में आपको क्या बताना पड़ेगा, क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दिया जाता है वो आपको वहां पर बताना पड़ेगा। कोई यहाँ पर सेफगार्ड्स लिए गए थे क्या फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यानी कि देखिए आप कर क्या रहे हैं, लॉजिकली आप इस बात को समझिए। आप यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास में जा रहे हो और बोल रहे हैं कि हम क्रेडिटर्स हैं, 10 करोड़ रुपए हम इस कंपनी से मांगते हैं, ये हमको नहीं दे रही है, तो हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज के लिए, अरेंजमेंट के लिए हम आपके पास में आए हैं। तो ट्रिब्यूनल आपसे क्या पूछेगी, आप एक बात बताइए, अभी हाल ही में क्या कंपनी ने कोई शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया है क्या कंपनी ने, जिनके खिलाफ आप यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं उसके मटेरियल फैक्ट्स बताइए ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या वहां पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही है क्या उस कंपनी के खिलाफ में। देखिए ये पॉइंट हमने कवर किया, ये पॉइंट हमने कवर किया। क्या पास्ट में डेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी कर चुकी है क्या, जहां पर 75% क्रेडिटर्स ने हाँ करी थी, तो वो आपको हमको बताइए। साथ में ये भी बताइए कंपनी ने क्या अभी तक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम किया है, तो वो भी आप यहाँ पर बताइए। अच्छा और क्या बताना है, देखिए रिपोर्ट बाय द ऑडिटर दैट द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द सीडीआर as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimate provided to them by the board। अब देखिए यहाँ पर एक इक्विटी डेट रेशियो होता है बराबर 2:1 का, तो आपका जो डेट है वो 2:1 के रेशियो में रहना चाहिए। आपका 20 करोड़ की कैपिटल है तो 10 करोड़ का आपका डेट हो सकता है मैक्सिमम। अच्छा, तो अगर आपने यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को पास कर दिया है तो क्या उसके बाद में भी ये रेशियो मेंटेन हुआ है क्या, अगर हुआ है तो कौन बोल रहा है, ऑडिटर बोल रहा है, तो वो ऑडिटर की रिपोर्ट भी जरा हमको बताइएगा कि क्या ये जो
बराबर लिक्विडिटी टेस्ट को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और क्या देना है हमको, वेयर द कंपनी प्रपोजेस टू अडॉप्ट द सीडीआर गाइडलाइंस स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। आपको ये भी देना पड़ेगा कि यस कंपनी बोल रही है कि हम सीडीआर को यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट भी कंपनी के थ्रू जाना चाहिए। और साथ में लास्ट में आपको देना पड़ेगा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ऑल द असेट्स, इमूवेबल, मूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो रहेगा वो कंपनी के सभी असेट्स को वैल्यू करके एक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करेगा, वो भी आपको ट्रिब्यूनल को देनी पड़ेगी। सर इतनी सारी चीजें हैं, हमारी स्टोरी में से कुछ यूज आया है क्या? यस बिल्कुल आया है। 75% का सर आपने हमको बोला था कि परसेंटेज आए बच्चे के, तो वो जो 75% था स्टोरी में वो आपने यूज किया किसके लिए? क्रेडिटर्स। 75% क्रेडिटर जब तक अप्रूव नहीं देते हैं सीडीआर पास नहीं होता है, ठीक है। तो सीडीआर का आपने पॉइंट क्यों डाला है कि सीडीआर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ पर एफिडेविट देना है, उसमें आपको मटेरियल फैक्ट्स का एफिडेविट देना है, आपको शेयर कैपिटल का रिडक्शन के बारे में बताना है, और आपको सीडीआर 75% क्रेडिटर के साथ में अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी आपको बताना है। बट सीडीआर से रिलेटेड अंदर ही अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमको सीडीआर के साथ में क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, हमको प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, वो भी हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पर क्या मेंटेन किया जा रहा है, ऑडिटर रिपोर्ट हमको इस बारे में देनी पड़ेगी, और लास्ट में हमको वैल्यूएशन रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट चाहिए कंपनी का कि यस हम सीडीआर को फॉलो कर रहे हैं। इतनी सब चीजें आपको इस पॉइंट के अंदर देनी पड़ेगी जो आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने क्या बात करा सबसेक्शन नंबर 2 के बारे में, क्या क्या डिस्क्लोजर्स चाहिए रहते हैं। अब हम जंप करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, या फिर सबसेक्शन नंबर 3 के बारे में। अब मीटिंग हुई, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, बराबर है, तो जरा इसका हम यहाँ पे हायरार्की बनाते हैं। ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन आई थी क्या? यस। एप्लीकेशन कैसे आई थी? कमाल ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, बराबर है। ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर ऑर्डर दिया, नोटिस दिया मीटिंग के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मीटिंग के लिए यहाँ पर नोटिस आ चुका है। अब ये जो नोटिस है ये किस किस को भेजना है? तो उन्होंने कहा सबको भेजो भैया, आप क्रेडिटर्स को भेजो, आप मेंबर्स को भेजो, आप डिबेंचर्स होल्डर को भी भेजो, बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है लास्ट में, आप भेजो सेक्टोरल रेगुलेटर्स। सर ये क्या है सेक्टोरल रेगुलेटर्स? अब यहाँ पर मैं स्टोरी का एक नाम लिखता हूँ, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। भीड़, क्राउड, जिसकी हमने बात करी थी, क्राउड इकट्ठा हो गया था ऑब्जेक्शन लेने के बाद में, याद है आपको? तो वो जो क्राउड है ना वो सेक्टोरल रेगुलेटर्स है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनको हम सेक्टोरल रेगुलेटर्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। कौन कौन आ जाएगा इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, आरबीआई भी आ जाएगी, बराबर है। क्या यहाँ पर सीसीआई भी आएगी? सीसीआई का नाम सुना है, एक एक्ट है आपके साथ में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यस वो भी आ जाएगी। इस तरीके से सेबी भी आ जाएगी सर, यहाँ पर सेबी हमारा सारा काम संभालता है, राइट, बिल्कुल, लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो ऐसे जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज है वो सब सेक्टोरल रेगुलेटर्स में आता है। तो उस कंपनी से रिलेटेड जो भी सेक्टोरल रेगुलेटर्स है आपको उनको भी नोटिस भेजना है, क्रेडिटर्स को भी भेजना है, मेंबर्स को भी भेजना है, और डिबेंचर होल्डर्स को भी भेजना है। बट साथ में आपको क्या भेजना है? कुछ एनेक्शंस भेजने होंगे उस नोटिस के साथ में। वो एनेक्शंस क्या है? वो एनेक्शंस मैं आपको बताता हूँ। तो जरा स्टोरी में आप याद करिए, आपने दो चीजें पढ़ी थी जिनको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, एनएम, और साथ में हमने यूज किया था देर तक, और साथ में हमने यूज किया था मैकडी, बराबर है। तो मैकडोनल्ड, कौन से मैकडोनल्ड में? जो एनएम के बाजू में था, वहां पर हमने देर तक पढ़ाई करी थी, बराबर है। अब सब चीजें यूज आएगी। देखिए मैकडी मतलब आपको नोटिस किसको किसको देना है? आपको मेंबर्स को देना है, यहाँ पर क्रेडिटर्स को देना है, और साथ में आपको डिबेंचर होल्डर्स को भी देना है, राइट। सेक्टोरल रेगुलेटर्स आपको याद रहेंगे। तो इन तीन चीजों को तो आपको याद आ गया, क्रेडिटर्स, मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि मैकडी। तो आपका मैकडी यहाँ पर यूज आ गया। नोटिस ऑफ मीटिंग आपको इन लोगों को देना है, एनएम, मैकडी, कौन सा? एनएम के बाजू वाला मैकडी, यानी कि पहला पॉइंट नोटिस ऑफ मीटिंग आपको देना है मैकडी को, और उसके साथ में आपको क्या देना है? थर्ड पॉइंट में आपको डीईआर को एनेक्शंस में लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरी उस सीए की डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपको उसके साथ में इफेक्ट बताने पड़ेंगे उस सीए के, और आपको एक रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी सीए के साथ में। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वैल्यूएशन रिपोर्ट, राइट, आर से ये आ गया। उसके बाद डिटेल्स देनी पड़ेगी डी से, पूरा आपको यहाँ पर डी और आर आ गया। अब बचा आपका ई, तो वो क्या आता है? इफेक्ट, इफेक्ट एंड इफेक्ट,
ठीक है, तो किस चीज का इफेक्ट बोलना है आपको? नोटिस टू मेंबर्स डिबेंचर होल्डर्स एक्सप्लेनिंग देयर इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, केएमपी, प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स। सब इंपॉर्टेंट लोगों के ऊपर इस पूरा चीज का, सीए का यानी कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और इस सीए का क्या इफेक्ट होगा ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज और सच अदर मैटर्स। उन्होंने क्या बोला है कि आप तो बस मेन बात ये बताइए कि क्या डीईआर रहेगा, डिटेल्स भेजिए, इफेक्ट बताइए और रिपोर्ट दीजिए। तो यहाँ पर इफेक्ट किस किस के ऊपर बता रहे हैं हम? इफेक्ट जाएगा बॉस डायरेक्टर्स के ऊपर, डिबेंचर्स ट्रस्टीज के ऊपर, और क्या जाएगा भैया इसके बाद में आप बताइए, डिबेंचर होल्डर के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, मेंबर के ऊपर क्या रहेगा, केएमपी जो लेंगे उनके ऊपर क्या रहेगा, जो प्रमोटर है या नॉन प्रमोटर है उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो एनएम नोटिस ऑफ मीटिंग मैकडी को दीजिए, डीईआर के साथ में दीजिए। कितना इजी हो गया, जरा स्टोरी पे आइए, सब कुछ यूज आ रहा है क्या? यस, सीसीएमएल यूज किया, एप्लीकेशन ऑफ सीए यूज किया, 75% यूज किया, 90% अभी यूज में नहीं आया, हम देखेंगे। डीईआर एनएम वाले मेथड हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है सर? आपने जो भीड़ भीड़ की आप बात कर रहे हैं उसका क्या है? कुछ नहीं, पहले तो उन्होंने बोला है कि स्टोरी में हमने क्या किया था, स्टोरी में हमने ये किया था कि हमने वहां पर मैकडी में बैठकर, जो एनएम के बाजू में था, वहां पर बैठ के हमने खूब पढ़ाई करी, राइट। अब खूब पढ़ाई करी तो हमने किया क्या, बहुत सारी कॉपीज हमने भर दी, जितना फ्री कंटेंट था, वेबसाइट था, सब रट ली हमने, बराबर यही है। तो एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है आपको, जब आप कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देना पड़ता है। तो जो एड आपने वर्ड पढ़ा ना, एड एड, जो आपने यहाँ पर कॉपीज ऐड करी और कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं, एडवर्टाइजमेंट है, उससे आपको याद रखना है। तो ये आपको वेबसाइट पर भी देना पड़ता है, प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट अगर आपकी है, लिस्टेड कंपनी है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट शेल बी सेंड टू सेबी ऑल्सो, क्योंकि आप लिस्टेड है, लिस्टेड को संभालने वाला कौन है? सेबी है। तो आपको वेबसाइट पे डालने से काम नहीं होगा, अगर आप लिस्टेड है तो आपको सेबी को भी भेजना पड़ेगा और न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो कॉपीज आपने ऐड करी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या आपको यहाँ पर ये सब कुछ, इसकी जितनी भी कॉपीज है इसकी नोटिस की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कंटेंट पढ़ा था आपने जितना भी था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहनी चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस। इसका टाइम पीरियड आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस नोटिस की जो आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यहाँ पर दिया है, इशू किया है, वो यहाँ पर उसकी जो कॉपीज है वो यहाँ पर कब तक, यानी कितने टाइम तक अवेलेबल रहेगी एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट क्या आपको देना पड़ेगा? यस, एड हमारा स्टोरी का वर्ड है, वेबसाइट हमारा स्टोरी का वर्ड है, फ्री ऑफ चार्ज कॉपीज हमारा यहाँ पर स्टोरी का वर्ड है, जो आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा टू और एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस। तो एडवर्टाइजमेंट का क्लॉज भी हमारा यहाँ पर कवर होता है। अब नेक्स्ट सबसेक्शन क्या है, वो बोल रहा है कि सर आप भीड़ की बात कर रहे थे, बराबर है, तो इन सब लोगों को भी आपको यहाँ पर नोटिस भेजना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, आरबीआई, सेबी, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज, लिक्विडेटर, सीसीआई एंड सच अदर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, भीड़ मैंने इसलिए वर्ड बना दिया कि आपको याद रहेगा, ठीक है। सो इन सब लोगों को भी आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। किन किन को? मैकडी, तो एम से मेंबर्स, सी से क्रेडिटर्स, डी से डिबेंचर होल्डर्स, और लास्ट था सेक्टोरल रेगुलेटर्स, जिसके अंदर ये सब लोग आते हैं। नाउ इन सब एंटिटीज को 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, 30 डेज। तो जरा स्टोरी पे आइए, क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, फेल हो गए थे हम, फेल होने के बाद में सर भीड़ इकट्ठी हो गई, हमने वहां पर ऑब्जेक्शन किया, बराबर है। तो फेल होने के बाद में जब हमने ऑब्जेक्शन किया ना सर, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ तो हमने देख लिया क्या क्या चीजें होती है। 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। अब आपको याद आया क्या करना है आपको, कि जितने भी ये सब अथॉरिटीज है, इन अथॉरिटीज को जब ये नोटिस मिलता है सीए का, तो इनको 30 डेज का टाइम दिया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, कि आपको अगर कुछ बात बोलनी है, बतानी है, कुछ भी आपको अगर बोलना है, 30 दिन के अंदर अंदर आप आके रिप्रेजेंटेशन करो। अगर 30 डेज के अंदर आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आपके पास में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है टू मेक, ठीक है। सो ये बात हो गई, ये भी हमने यूज कर लिया, ये भी हमने यूज कर लिया, ये भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। अभी बचा क्या है हमारा? हमारा बचा है सर गारंटी 90% वाला, ठीक है। और सर ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट बचे हैं, साथ में 10 और 5% का क्या लफड़ा है सर, वो भी हमको एक्सप्लेन कीजिए। पर चलिए नीचे आते हैं फटाफट, हम देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। तो इन सब लोगों को नोटिस हमको भेजना है, उनको 30 डेज में यहाँ पर
रिप्रेजेंट करना होगा अगर कोई उनको करना है तो, वरना हम ये समझेंगे कि आपके पास में यू हैव नो रिप्रेजेंटेशंस टू मेक ऑन द प्रपोजल्स। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आती है फाइनल बात। सो एप्लीकेशन दी ट्रिब्यूनल के पास में, ट्रिब्यूनल ने नोटिसेस भेज दी कि भैया मीटिंग होने वाली है। मीटिंग हो गई। अब मीटिंग में होगा क्या, तो मीटिंग में उन्होंने बोला कि जब मीटिंग बुला ली गई है क्रेडिटर्स की, तो जब तक 90% ऑफ द वैल्यू, सर अगर 10 करोड़ यहाँ पर वैल्यू के क्रेडिटर्स थे, तो जब तक सर 9 करोड़ वैल्यू वाले क्रेडिटर्स इस मीटिंग में हाँ नहीं करते हैं, अग्री नहीं करते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं बाय वे ऑफ एन एफिडेविट, तो तब तक सर यहाँ पर ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, कंफर्म नहीं करेगा टू दैट स्कीम। तो उस स्कीम को कंफर्म करने के लिए, उस स्कीम को पास होने के लिए, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि ट्रिब्यूनल की नोटिस मिलने के बाद में 90% क्रेडिटर्स हाँ करेंगे, तभी उसके बाद में एफिडेविट के थ्रू ये मीटिंग यहाँ पर सही कहलाएगी, सक्सेसफुल कहलाएगी और यहाँ पर इस स्कीम को पास किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद में क्या पॉइंट बचा हमारे पास में, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब सर यहाँ पर सभी लोग हाँ कर देंगे क्या, सर आपने कहा 90% लोग हाँ करना चाहिए, राइट। 90% ऑफ द क्रेडिटर्स जब तक हाँ करेंगे तब तक ट्रिब्यूनल इस स्कीम को पास नहीं करेगी। सर व्हाट अबाउट दोज रिमेनिंग 10%, तो उन्होंने कहा कि यस वो लोग बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट करने के लिए ना आपकी थोड़ी औकात होनी चाहिए। तो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट करना है ना, उनके पास में क्या बोला उन्होंने, मिनिमम 10% की होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, होल्डिंग होनी चाहिए मतलब शेयर होल्डिंग में 10% वो होल्ड करते हो, या फिर उनका आउटस्टैंडिंग डेट जो है, अब देखिए मेंबर्स की बात है तो मेंबर्स के लिए होल्डिंग की बात होगी, और अगर क्रेडिटर्स की बात है तो उनके लिए डेट की बात होगी। तो व्हिचएवर जो भी जहां अप्लाई हो रहा है वो आपको करना पड़ेगा। सो जो डेट है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग डेट 5% ऑफ टोटल का है तो ही आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। तो 10 करोड़ का टोटल डेट है, इसका 5% अगर आप होल्ड करते हो तो ही आप ऑब्जेक्ट कर पाओगे। अगर मेंबर हो आप तो आपके पास में 10% की मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट करने के लिए 10-5% चाहिए। जरा स्टोरी को याद करेंगे आप, स्टोरी में क्या था, 10-5% का ऑब्जेक्शन था क्योंकि सर लग रहा था फेल हो सकते हैं पढ़ाई कम करी अगर तो ये भी चीज हमने यहाँ पर कवर कर ली। ठीक है, अब फाइनली बचा क्या, फाइनली कुछ नहीं, यहाँ पर 90% गारंटी भी हमने यूज कर ली। 90% हाँ करेंगे तो ही यहाँ पर स्कीम पास होगी। 75% यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए था। 75% इतना इंपॉर्टेंट परसेंटेज नहीं, बट 90% आपको याद होना चाहिए कि जब तक 90% ऑफ द क्रेडिटर्स वैल्यू क्रेडिटर लोग हाँ नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर सीए की यानी कि कॉम्प्रोमाइज की अरेंजमेंट की स्कीम पास नहीं होने वाली है। ठीक है, सो अब हम आ चुके हैं एंड की तरफ। यहाँ पर हमने सबसेक्शन नंबर 6 तक बात कर ली। 7 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ट्रिब्यूनल का जो ये ऑर्डर है ये बाइंडिंग रहेगा सबके ऊपर, चाहे क्रेडिटर हो, कोई भी मेंबर हो, कंपनी हो, सबके ऊपर, यहां तक कि अगर लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है तो उसके ऊपर भी, और जितने भी कंट्रीब्यूटरीज है ऑफ द कंपनी उन सबके ऊपर भी वो यहाँ पर बाइंडिंग होने वाला है। सो लास्ट बात क्या है यहाँ पर, 8th पॉइंट का हम देखेंगे कि ऑर्डर जब यहाँ पर ट्रिब्यूनल पास करता है उसके साथ में वो क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन करता है। देखिए जब भी ऑर्डर पास किया जाएगा सीए का यानी कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का, तो अगर उस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में आपने ऑप्शन दिया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में, ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होने का अगर आपने ऑप्शन दिया, कैसे ऑप्शन दिया होगा सर, यहाँ पर ऐसा हो सकता है बोला गया हो कि ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको इतनी इक्विटी शेयर्स हम यहाँ पर अलॉट कर देंगे, और अगर इतने कोई क्रेडिटर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो हम उनको इक्विटी में कन्वर्ट करने का मौका देते हैं। तो जैसे अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं और आप 2 शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको हम 1 इक्विटी शेयर अलॉट कर देंगे 2:1 के रेशियो में। तो उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट हुआ है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू ईदर ऑब्टेन अरियर ऑफ डिविडेंड्स इन कैश और एक्सेप्ट इक्विटी शेयर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिविडेंड पेबल। इनके कहने का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अब बन जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। सो व्हाट अबाउट द डिविडेंड जो उसका एक्यूमुलेट हो चुका है, तो इनको ऑप्शन यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, या तो आप कैश ले लो जितना डिविडेंड आपका यहाँ पर पेबल है, या फिर आप डिविडेंड के अमाउंट के इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में। प्रोटेक्शन की बातें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कुछ वेरिएशन हुआ है शेयर होल्डर्स राइट में तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बीआईएफआर यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के साथ में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो आपको उस ऑर्डर में वो भी मेंशन करना पड़ेगा, और भी सच अदर मैटर्स आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे।
इस पूरे सबसेक्शन नंबर 8 के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक आया नहीं है। उनका पॉइंट ये है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम पास नहीं होगी, सैंक्शन नहीं होगी, जब तक अनलेस अ सर्टिफिकेट बाय द कंपनीज ऑडिटर हैज बीन फाइल्ड विद द ट्रिब्यूनल। मतलब कंपनी का ऑडिटर जब तक एक यहाँ पर रिपोर्ट फाइल नहीं कर देगा, एक सर्टिफिकेट नहीं दे देगा टू द ट्रिब्यूनल, तब तक ये स्कीम पास नहीं होने वाली है। ठीक है, सो ये सबसेक्शन नंबर 8 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनीज ऑडिटर हमको चाहिए रहेगा। और सबसेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मामला सॉल्व हो चुका है। क्या हो चुका है कि बस सब कुछ हो गया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया है, सारी चीजें मिल गई है। अब ये जो ऑर्डर है फाइनली रजिस्ट्रार के पास भी जाना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर क्या करेगी, ट्रिब्यूनल ये जो ऑर्डर है वो 30 डेज के अंदर अंदर वो आरओसी को यहाँ पर प्रोवाइड करेगी या फिर उसको वहां पर ट्रांसफर करेगी। ठीक है, फाइल करेगी। सो ये पूरे 9 के 9 सबसेक्शंस हमारे यहाँ पर सॉल्व होते हैं। हमने यहाँ पर पूरी तरीके से इस सेक्शन 230 को देख लिया था। सेक्शन 230 लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर टफ लगता है क्योंकि इतना बड़ा प्रोसीजरल चीज वो कैसे याद करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर पूरी यहाँ पर एक स्टोरी के अंदर, यानी कि कमाल हो जाएगा अगर आप सीए की एप्लीकेशन दे देंगे। 75% आपके यहाँ पर आए हैं, 90% गारंटी में देता हूँ। देर तक एनएन के बाजू वाले बैकडी के अंदर बैठ के हमने पढ़ाई करी चैतन्य महाप्रभु से। ठीक है, उसके बाद हमने किया क्या, सीए की कॉपीज ऐड होती हो गई, वेबसाइट है, फ्री कंटेंट है, सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया। फेल होने के चांसेस तो रहते ही है, 10-5% चांसेस रहते हैं। ऑब्जेक्शन वहां पर हमने किया, भीड़ इकट्ठी हुई, कुछ नहीं हुआ 30 दिन तक। फाइनली मीटिंग हुई और यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर सीए को अप्रूव कर दिया। सीए से आपको क्या याद रहेगा, यहाँ पर आपको याद रहेगा सीए का सर्टिफिकेट हमको चाहिए रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो अब जरा मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी से आपको समझा देता हूँ। कमाल मतलब ये लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। 75% सीडीआर के लिए, 90% क्रेडिटर जब तक हाँ नहीं करेंगे यहाँ पर स्कीम अप्रूव नहीं होगी। डीईआर क्या है, नोटिस ऑफ मीटिंग के लिए आपको मैकडी वालों को यहाँ पर देनी पड़ेगी, मेंबर, क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर्स को। उसमें आपको डिटेल्स, इफेक्ट और रिपोर्ट सब देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट आपको देना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, उसकी कॉपी अवेलेबल रखनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफिस में फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर आप क्रेडिटर हैं तो 5% डेट अगर आपके पास में है ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स स्कीम। भीड़ में सारी रेगुलेटरी बॉडीज आती है, उनको 30 दिन के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा, नहीं करेंगे तो नो रिप्रेजेंटेशन विल बी टेकन आफ्टर दैट पीरियड। मीटिंग करने के बाद में यहाँ पर लास्ट में ऑर्डर पास होने के बाद में आपको 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को वो ऑर्डर वहां पर आपको फाइल करना पड़ेगा और सीए का यानी कि कंपनी का जो ऑडिटर है उसका एक सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, सो इस पूरे वीडियो को अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो सेक्शन 230 हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जो प्रोसेस फ्लो था कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ अमलगमेशन यहाँ पर देख लिया, उनके मेथड्स भी देख लिए। जो ओपनिंग चीज थी आपके चैप्टर की उसी फ्लो में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या है, सेक्शन 230 टू 240 पूरा यहाँ पर हमें डिस्कस करना है क्योंकि पूरे चैप्टर में इतने सेक्शंस है ही सही। 230 हमने डिस्कस कर लिया है, आगे के सेक्शन इतने बड़े नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। 231 से आगे की कहानी हमारी चलेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, स्टोरी पसंद आई होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे। आप ये समराइज नोट्स जो मैंने बनाए हैं आप उनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पूरा मॉड्यूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बट एट द सेम टाइम मॉड्यूल भी आपका पूरा यहाँ पर कवर हो गया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।